ये है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्त, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर ऊंची ये मूर्ति है भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर डैम के दक्षिण में स्थित नर्मदा नदी के एक टापू पर 3000 करोड़ रुपए के भारी भरकम खर्च से बनवाई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो ने ये प्रोजेक्ट रिकॉर्ड 33 महीनों में पूरा किया। लेकिन इस स्टैच्यू की जो भव्यता हमें दिखाई जा रही है, क्या वही पूरा सच है? शायद नहीं। 3000 करोड़ की इतनी बड़ी रकम जो इस मूर्ति को बनाने में खर्च की गई, अगर जरूरतमंदों की मदद में दी जाती तो कई जिंदगियां बदल सकती थी। क्या खुद सरदार पटेल ऐसी मूर्ति बनाने की इजाजत देते? शायद नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का काला सच क्या है। किसी भी राय को बनाने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। द मिस्टिका लैंड पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2018 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कांसे से बनी इस मूर्ति का अनावरण किया। सरदार पटेल हिंदुस्तान के एक महान राजनेता थे। उन्होंने आजादी के बाद कई रियासतों को भारत में मिलाने के लिए अहम कदम उठाए थे और इसलिए इस प्रतिमा का नाम भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की मूर्त रखा गया। लौह पुरुष की इस विशाल मूर्ति का सपना नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम रहते हुए देखा था और अब प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने अपने इस सपने को पूरा किया। एक और जहां कुछ लोग इसकी भव्यता की तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं कुछ लोग इस स्टैच्यू के निर्माण पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न इस प्रोजेक्ट में लगे चाइनीज मटेरियल और वर्कफोर्स को लेकर उठा। आपको बता दें कि इस स्टैच्यू को बनाने के लिए बीजेपी ने पूरे देश में एक लोहा कैंपेन चलाया था, जिसमें लाखों किसानों ने अपने पुराने लोहे के औजार दान में दिए। इस लोहे को पिघलाकर इस स्टैच्यू को बनाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस पूरे प्रोजेक्ट का टेंडर लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी के पास था, जिसने इस स्टैच्यू को बनाने में इस्तेमाल किया गया पीतल चाइना की टीक्यू आर्ट फाउंड्री से आयात किया। इस प्रोजेक्ट पर हजारों चाइनीज मजदूरों और इंजीनियरों ने काम किया। इसका स्टील फ्रेमवर्क तक चीन से मंगवाया गया था। अब अगर इस स्टैच्यू को कुछ लोग मेड इन चाइना कह रहे हैं तो क्या गलत है? ये सभी पैनल्स और डिजाइन्स यहीं भारत में भी तैयार किए जा सकते थे। वहीं इस प्रोजेक्ट के आसपास के लोग किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सबसे ज्यादा नुकसान उन किसानों का हुआ है जो नर्मदा नदी के किनारे तो रह रहे हैं, लेकिन अपने खेतों में पानी के लिए तरस रहे हैं। सरदार सरोवर के 9 किलोमीटर के दायरे में आमदला, बाद्रवा और संद्रोली जैसे गांव हैं। इनमें जो नहरें बनी हैं वो बेहद कमजोर हैं। नर्मदा का पानी गुजरात के दूर दराज इलाकों में तो पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ नहीं पहुंचता। इस मूर्ति के आसपास 20 गांव ऐसे हैं, यहाँ लोगों को पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। इस प्रोजेक्ट से 72 गाँव के लगभग 75,000 लोग प्रभावित हुए हैं। इस प्रोजेक्ट में जिन किसानों की जमीनें ली गई, उन्हें अभी तक उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आदिवासियों की उच्च शिक्षा का स्तर गुजरात में सबसे कम है। यहाँ सिर्फ 5% युवा ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। 6 लाख की आबादी वाले इस डिस्ट्रिक्ट में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है यहाँ आईसीयू जैसी जरूरी सुविधा हो। यहाँ की 85% महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं। यहाँ के आदिवासी इतने गरीब हैं कि उनके पास शरीर ढकने के लिए कपड़ा और रहने के लिए पक्का घर तक नहीं है। इसी प्रोजेक्ट के हिस्से में बने बांध से तड़वी जनजाति के कई गांव जलमग्न होने की कगार पर हैं। इतना ही नहीं, जम्बूगोड़ा के नारूकोट के 8 गांव वहां रिजॉर्ट बनाने के लिए खाली करवा दिए गए। रिहेबिलिटेशन पैकेज के मुताबिक जमीन या पैसे भी हिसाब से नहीं दिए गए। स्थानीय निवासियों ने कई बार प्रदर्शन कर अपना रोष भी व्यक्त किया, लेकिन सुनने वालों की बहुत कमी है। विस्थापितों की रोजी रोटी छिन गई, घर खेत सब चला गया। सरकारी मुआवजे से जिंदगी कट जाएगी,
ऐसा लगता नहीं। अब आप ही बताएं, जिस देश में आज भी गरीब भूख से मर रहा हो, किसान चंद हजारों के कर्जे तले दबकर आत्महत्या करने को मजबूर हो, उस देश में 3000 करोड़ रुपए की पब्लिक मनी एक मूर्ति पर खर्च कर देना कहां की समझदारी है। पर्यटन की जो संभावनाएं सरकार दिखा रही है उस पर अमल भी करें तो ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में अभी कई दशक लग जाएंगे। ये कैसा विकास मॉडल है कि एक मूर्ति के नाम पर हजारों करोड़ खर्च कर दिए जाएं, वो भी तब जब खुद के अपने लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरस रहे हों। सरदार पटेल जीवित होते तो उन्हें ये कभी मंजूर ना होता। 3000 करोड़ से कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल और कितनी बुनियादी सुविधाएं हम यहाँ पहुंचा सकते थे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तय करना उस करदाता का काम है जो सरकारों के द्वारा अपने दिए कर का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने में रुचि नहीं लेता। उम्मीद है चश्मे से कुछ धूल तो जरूर हटी होगी। अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर किसी विषय पर आप एक विश्लेषण चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। सब्सक्राइब करें द मिस्टिक आइलैंड यूट्यूब चैनल ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।